हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन गुप्ता ऑफिशियल। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि गेट का इंटरव्यू लेकर आइए। आज तक जितने भी इंटरव्यूज आ रहे थे सब जेई लेवल के थे। तो अब हम कुछ अपर लेवल पे आएंगे गेट के लिए। अब आज हमारे साथ मौजूद हैं गेट टॉपर जो 2021 में जिन्होंने टॉप किया सिविल इंजीनियरिंग से, अमित शर्मा सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू शिवम। तो हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप लोगों की डिमांड पे मैंने सर से डायरेक्ट बात की। सर ने कहा ठीक है, हम बच्चों को गाइडेंस दे देंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे कुछ क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। कुछ क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ चीजें छूट सकती हैं। तो सर सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिक जानकारी, यानी कि आपने कहाँ से तैयारी किया और कितने दिन आपने तैयारी की, ये सारी चीजें। स्टार्टिंग मैंने जो गेट के प्रिपरेशन का जो सबसे पहले सोचा था वो अपने थर्ड ईयर में सोचा था, सिक्स सेमेस्टर में ही। तो मैंने तो वहाँ से कुछ कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वहाँ पर फिर कंटिन्यूटी बहुत अच्छी बन नहीं पाई। तो फिर जॉब वगैरह के चक्कर में पड़ गया और फिर तैयारी वैयारी कुछ ज़्यादा अच्छी की नहीं और फर्स्ट अटेम्प्ट बस दे दिया ऐसे ही। आफ्टर डैट 3 साल लगभग मैंने कहीं ना कहीं जॉब किया। और उसके बाद जब था मन में हमेशा ही कि गेट के लिए प्रिपेयर करना है, ईएसी के लिए प्रिपेयर करना है, मेनली ईएसी पे था मेरा फोकस काफी। और गेट और ईएसी का सिलेबस क्योंकि सेम ही है, तो व्हाई नॉट गेट। तो मैंने 2019 में फिर फाइनली जॉब से रिजाइन वगैरह करके एकदम डेडिकेशन के साथ चालू कर दिया। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बीच में ट्राई भी किया था 3-4 महीने, जॉब छोड़ने से पहले 3 महीने के आसपास मैंने ट्राई किया था कि सेल्फ स्टडी से एक बार करके देखते हैं। तो जॉब, क्योंकि मेरा जॉब थोड़ा हेक्टिक भी था, तो इतना हो नहीं पाता था। मतलब जो मुझे फील होता था कि मैं उसको एकदम टॉप नॉच तरीके से तैयारी नहीं कर पाऊंगा एकदम कॉम्पिटिटिव स्केल पे। क्योंकि अगर ईएससी की बात करें तो तुम्हें कहीं ना कहीं टॉप 100 या टॉप 50 में आना पड़ेगा, और 1 लाख बच्चे के आसपास या उससे ऊपर बच्चे कॉम्पीट भी कर रहे हैं। तो उसके लिए आप कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ नहीं सकते, आपको हर जगह कहीं ना कहीं मेहनत करनी है। तो इसी वजह से था कि जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैंने फिर रिजाइन किया और एकदम डेडिकेशन के साथ लग गया एकदम तैयारी करने में। फिर मैंने लगभग 15 मई को बैच वगैरह स्टार्ट हो गए थे हम लोगों के, और 10 दिसंबर तक ये सब चला। लगभग 6.5 महीने में ये सी प्लस न्यूज पूरा कवर कर लिया, नोट्स वगैरह बन गए थे। और मतलब काफी अच्छी तैयारी हो गई थी उस समय। मेरे पास ये सी की पूरा फुल रिविजन के लिए लगभग लिटिल लिटिल लेस देन अ मंथ बचा हुआ था। तो मैंने उस समय फिर अच्छे से तैयारी की और एग्जाम वगैरह दिया। प्रीलिम्स मेरा था कुछ 5 जनवरी को, वो क्लियर हो गया। और 1 महीने बाद ही गेट का एग्जाम था लास्ट ईयर 2020 में। तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, बट 1 मंथ आई फेल्ट इज की 1 मंथ इज नॉट इनफ कि आप पूरी तरीके से अपने आप को ईएससी से मेंस में ट्रांजिशन कर पाए। क्योंकि क्या है ना कि दोनों ही दोनों ही जो एग्जाम है उनका बेशक सिलेबस सेम हो, लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कंपटीशन का लेवल अलग है, क्वेश्चंस थोड़े अलग किए जाते हैं, अलग तरीके से चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो वो 1 महीना कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कम फील हुआ, बट जितना मुझसे हो सका मैंने किया। और लास्ट ईयर मेरी गेट में भी 160 रैंक आई थी और प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था। फिर 2020 का जो मेजर पोर्शन था वो मेरा ईएससी मेंस की प्रिपरेशन में चला गया। जो पूरा लॉकडाउन का टाइम था, ईएससी मेंस के लिए मैंने प्रिपेयर किया। और 18 अक्टूबर तक, जब तक मेरा ईएससी मेंस का एग्जाम था, एकदम अच्छे से मैं उसी में कन्वेंशनल क्वेश्चन करता था, और गेट को मैंने कहीं ना कहीं छोड़ ही दिया उसका। क्योंकि पता है कि नॉलेज पर तो हम साइमल्टेनियसली काम कर ही रहे हैं, बस वो अलग से एक एडिशनल पुश देना होगा जिसके लिए 2 से 3 महीने काफी होंगे। तो जैसे ही फिर खत्म हो गया पूरा 18 अक्टूबर को एग्जाम में इसका, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया 10-15 दिन का, चालू की पढ़ाई करना। और 1.5 महीने लगभग अच्छे से पढ़ाई की। मिड ऑफ दिसंबर तक आते आते जब ईएससी मेंस का रिजल्ट आ गया, तो फिर एकदम से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है इंटरव्यू के लिए। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है काइंड ऑफ, तो उसके लिए एकदम अच्छे से वही वही क्लासेस वगैरह अटेंड करना, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो वहाँ एक 20-25 दिन तक मैं गेट को बिल्कुल डेडिकेट नहीं कर पाया। फिर लगभग 10th ऑफ जनवरी से मैंने फिर दोबारा से तैयारी करना अपनी स्टार्ट की। और लगभग 20-25 दिन एकदम दे दिए इसको, गेट को। मैक्सिमम मेरा फोकस टेस्ट सीरीज पे था। 2020 में जो मैंने गड़बड़ की थी वो ये कि मैंने टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। हार्डली मैंने 2 से 3, मैक्सिमम 4 टेस्ट दिए होंगे। लेकिन इस बार मैंने टेस्ट सीरीज पे काफी अच्छे से फोकस किया, अपनी गलतियां एलिमिनेट की, जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं उन्हें स्टडी किया प्रॉपरली, मतलब लिख लिख के एकदम कि कहाँ मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, और एकदम अच्छे से दिया। जब एग्जाम देने जा रहा था एकदम होप थी कि हाँ 85 प्लस तो हमेशा मतलब आना ही चाहिए।
चाहे कितनी भी सिली मिस्टेक हो, कुछ भी हो, 85 प्लस आना चाहिए। और 87 के आसपास का टारगेट था कि हाँ इतना आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंकफुली जब मैं देकर आया अपना गेट का एग्जाम, जब जब दे दिया, तो मैं एकदम श्योर था कि 87 प्लस आ जाएगा। बट वही बात है कि कितना ऊपर जाएगा, सिली मिस्टेक्स पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। बट थैंकफुली सब कुछ अच्छा हो गया, और जितनी सोची थी उतनी सिली मिस्टेक्स नहीं हुई, तो काफ़ी अच्छी रही। क्या स्कोर रहा है सर आपका गेट में? इस बार मेरा 95.56 मार्क्स आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का पहले? उससे पहले 91 स्कोर था मेरा। 91 था, उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 95.56 हो गया। हाँ। आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी और उसमें कौन सा बैच ज्वाइन किया था आपने? मेडिसी की कोचिंग ज्वाइन की थी, एस बैच, जो कि 15 मई से स्टार्ट हुआ था। इस बार में सुपर टैलेंटेड बैच। हाँ। और आपका इंटरव्यू तो मैंने देखा है, कई इंटरव्यूज आपके देखे हैं। एक मेडिजी क्लासरूम का इंटरव्यू रहा है, लगभग 1 घंटे से अधिक का है। बच्चों की डिमांड होगी तो मैं वो लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा आपका एक इंटरव्यू सर के साथ था, बी सिंह सर के साथ था, तो वो भी इंटरव्यू बच्चे खोज ही लेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज होती है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, गेट और ईएससी दोनों की एक साथ तैयारी करते हैं, तो कभी कभी उन्हें छोड़ना पड़ता है। जैसा कि आपकी हिस्टोरी रही है, आपने पहले ईएससी पे फोकस किया, उसके बाद ईएससी होने के बाद फिर गेट पे किया है, तो कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए कहाँ से आता है कि क्लियरिफिकेशन कि हमें इसी चीज पे करना है? वही कि आप अपना कहीं ना कहीं एक एम बनाइए, जो भी आपका आपने सोच रखा है। मैं तो मतलब कहूंगा कि ईएससी के लिए जाइए, ईएससी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन गेट भी, जैसे कि अगर आप एकदम टॉप 10 में आ जाते हैं, तो एनएचएआई मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब मान के चलिए मिल ही जाएगा, तो वो आपको वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकता है जो ईएससी में आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि, और बाकी की चीजें भी हैं, फिर बाकी अलग अलग बहुत अच्छी चीज, महारत्ना, नवरत्ना पीएसयूज हैं। और गेट में यह है कि थोड़ा चीजें सेफर साइड पे रहती हैं, कि अगर आपकी मतलब टॉप 200 में भी रैंक है, तो आप कहीं ना कहीं पीएसयू के बारे में सोच सकते हैं। इन केस अगर आप पीएसयू के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हायर स्टडीज में आप इंटरेस्टेड हैं, तो टॉप 1000 में भी अगर आपकी रैंक है, टॉप 1500 में भी अगर आपकी रैंक है, तो आप बहुत अच्छे मतलब आईआईटीज एनआईटीज में जा सकते हैं। तो बहुत ही वाइड स्कोप है गेट का। जबकि ईएसी में यह है कि आपको अगर एक सीट चाहिए, तो आपको टॉप 50 या टॉप 70, टॉप 100, जैसे अभी आईआरएमएस का चक्कर चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं टॉप 50, टॉप 55 में आना ही पड़ेगा। तो वहाँ चीज़ें अलग स्केल पे चली जाती हैं। अगर जस्ट बाहर अगर आप रहते हैं अपनी लिफ्ट के, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ एकदम विनर टेक्स इट ऑल वाला गेम चल। जबकि गेट में ऐसा है कि आप अपनी हिसाब से कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हो जाएंगे। गेट की अगर जैसे मान लीजिए मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ईएससी टारगेट नहीं है, केवल मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, गेट में केवल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मेजर पोर्शन एप्टीट्यूड का ही होता है, तो उसके लिए कैसे फोकस तैयारी करते रहे हम? वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो पूरा गेट का एग्जाम ही एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। कुछ जनरल एप्टीट्यूड होता है, कुछ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होता है। तो जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो तो आप मतलब आई गेस अगर आप अच्छे से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतना डेवलप हो ही जाता है, इतनी दिक्कत नहीं है। बस कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे मैंने भी पर्सनली हार्डली 4 या 5 दिन दिए होंगे एप्टीट्यूड को, और उसमें ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ना होता है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन अप्रोच कीजिए, विथ टाइम आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। स्पीड थोड़ा इंपॉर्टेंस वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके हिसाब से अगर आप स्पीड 3 से 4 दिन में थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे क्वेश्चन के साथ, स्पीड अपने आप कहीं ना कहीं आ जाएगी। क्योंकि गेट के क्वेश्चंस ना कभी भी आपको बेतुके नहीं लगेंगे। गेट की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा जो आपको लगे कि यार मजा नहीं आया। आप बस वहाँ पे थोड़ा सोचिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, और बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बस दिक्कत ये आती है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा, और वो कहीं ना कहीं काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके ओवरऑल स्कोर। तो बहुत डिफिकल्टी लेवल भी हाई नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ, टाइम कम लगना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस। जो स्पीड होती है, मेजर मेजर पार्ट यही होता है, तो इस स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए किस बात पे फोकस करें हम? जैसे सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने जितने देखिए, बेसिकली अगर हम गेट की बात करें स्पेसिफिकली, तो कहीं ना कहीं उसका भी पैटर्न डिसाइडेड है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो गेट पूछता है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम ऑलरेडी वेल डिसाइडेड रहता है, कुछ भी सरप्राइजेस नहीं रहते वहाँ पर। तो आप उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे लगाइए। मैं तो कहूँगा कि प्रीवियस ईयर को आप 2 से 3 बार लगा के जाइए, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। आप खुद ही फील करेंगे कि
सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उन क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन नॉलेज ऑब्वियसली एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो स्पीड और एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं, जैसे जैसे आप एकदम टॉप लेवल पे गेम खेलने लगते हैं अपना, तो एक्यूरेसी और आपकी स्पीड ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो आपकी नॉलेज है वो तो आपका बेस स्कोर है, जो कहीं ना कहीं आपको पूरी क्राउड से एक, आपको टॉप 5 टॉप 2% में लेकर आ सकता है। ये मान के चलिए कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप टॉप 5% ऑफ दी स्टूडेंट्स में, और टॉप 5 में से आपको टॉप 1 में आना है, टॉप 0.1 में आना है अगर, तो आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें से स्पीड और एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम ईएससी की बात करते हैं। जैसे आपने ईएससी का प्री और मेंस दोनों दिया है, इंटरव्यू के लिए भी आप हैं, तो ईएससी की तैयारी करते समय किन बातों, अगर मेरा केवल फोकस ईएससी पे है, नॉट गेट, अगर केवल ईएससी पे फोकस है तब हम किन बातों को फोकस करें, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है गेट ईएससी में, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ईएससी में पेपर 1 में मतलब काफी अच्छे से पेपर 1 में मैथ्स और एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है, तो उसके अलावा लेकिन हाँ फिर कहीं नहीं पूछते, लेकिन ये भी है ओवरऑल वेटेज जो है वो वहां से कम हो जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ईएससी की बात करें तो उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीलिम्स में कई ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना इंजीनियरिंग वाला पार्ट काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बट यहाँ लैग करने की वजह से, जैसे मेरे साथ भी दिक्कत हुई थोड़ी, शायद मैंने इतना सिंसियरली नहीं लिया जीएस को जितना मुझे लेना चाहिए था, तो लेना चाहिए एक्चुअली, इसको हम सिंसियरली लेना ही पड़ेगा। गेट जब आप मेंस में पहुंच जाते हैं तो बात अलग होती है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो मोरलेस सेम ही है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ये जरूर है कि हाँ, जैसे गेट में स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि फर्म हो गया या स्टील स्ट्रक्चर हो गया, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कि ईएससी में दी जाती। तो किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किन चीज़ों को आपको रीड करना है। अगेन गेट की अगर बात करें तो वो लोग ऐसी चीज़ें नहीं पूछते जो आपको याद रखनी है। डेटा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम आएंगे, आपके आईएएस क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फोकस रहते हैं टोटली, जबकि ईएससी में वो 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, डेटा आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल जो आईएएस क्लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो इस तरफ आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और ओवरऑल अगर देखें तो स्पीड ही फिर वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम ईएससी की बात करें, स्पेशली प्रीलिम्स की, तो पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं। आपको वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी छोड़ने पड़ सकते हैं जो हो सकता है कि विथ टाइम आप, अगर आप 2 से 3 मिनट ज़्यादा दे देते उसको तो सॉल्व कर लेते, लेकिन हमें वो क्वेश्चंस छोड़ने पड़ जाते हैं वहाँ पे। तो ईएससी में ओवरऑल स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि जो हमारा गेट है उसमें 65 क्वेश्चन ही हैं टोटल, वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं ध्यान रखना है एज अ कैंडिडेट। अगर किसी स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्लासरूम कोर्स का है, दूसरा ऑप्शन उसे पोस्टल कोर्स का है, तीसरा ऑनलाइन का है, तो आप कौन सा प्रेफर करना चाहेंगे कि कौन से में हमको सबसे पहले जाना चाहिए, क्लासरूम देखिए कोर्स अगर और ऑनलाइन? देखिए वही बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप अभी कॉलेज में, तो ऑफलाइन कोर्स के लिए तो आप जा ही नहीं सकते, डिपेंडिंग मतलब अगर आपके सिटी में ही है कोचिंग अच्छी तो अलग बात है, लेकिन हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता। जैसे कि मैं कानपुर में था, तो वहाँ गेट और ईएससी की कोई इतनी बढ़िया कोचिंग नहीं है, तो वहाँ पे फिर मुझे पोस्टल कोर्स से वहाँ पे काम चलाना पड़ा। उस समय ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे 2016 से पहले। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो मैं तो टोटली आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन जो भी कोर्स है उसको उसकी तरफ जाइए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली चीज़ आप ऐसा कीजिए कि अगर आप डेडिकेटेड हैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, 3 से 4 ऐसे बच्चे देखिए जो कि उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका ग्रुप बन जाएगा एक बहुत अच्छा, तो वो आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा, प्रोपेल करेगा आगे की डायरेक्शन में। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं, आपको बेसिकली वही इन्वायरमेंट, वही एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करा देती हैं। तो वो एक ऑफलाइन कोचिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आप खुद से भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं अगर आपके पास 3 से 4 दोस्त ऐसे हैं जो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने फील नहीं किया। मैंने जो प्रीलिम्स की तैयारी की थी वो ऑफलाइन मोड में की थी, और मेंस की पूरी तैयारी मैंने ऑनलाइन मोड में की थी। और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई फील लाइक कि ऑनलाइन मोड में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूंगा, रीजन बीइंग कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, आप टाइमिंग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।
और आप एक ही लेक्चर को बार-बार देख सकते हैं। कोई ऐसा पार्ट जो कि आप एक बार में समझ चुके हैं बट टीचर उसको 15 मिनट समझा रहा है एक्स्ट्रा, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो पार्ट आपको एक बार में समझ नहीं आया उसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये सारे ऐसे रीज़न है जिनकी वज़ह से मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, तो मैं तो ऑनलाइन फ़ेवर करूँगा। बट ऑनलाइन में फिर वही है कि आपका डेडिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि और वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं, बट देख ही नहीं रहे, ये सोचे कि बाद में देख लेंगे। जो ये ऑप्शन हमारे पास ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होता, तो बच्चे क्या है कम से कम पुश करते हैं अपने आप को कि कम से कम क्लास में जाके बैठ। तो वो थोड़ा बच्चे की सिंसियरिटी वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर एक सिंसियर स्टूडेंट है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो मतलब ऑनलाइन ही हर हालत में देखता। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक उन्होंने वीडियो देख लिया है, तो उनके लिए एक ऑफर है सर की तरफ से। सर का खुद अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल इन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट वो गाइड करते हैं, तो आप उनका चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। वो लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक और एक डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, वो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या ग्रुप में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें ग्रुप चल रहे हैं। मैं भी उस ग्रुप में हूँ, तो मैंने भी कई क्वेश्चन देखे हैं। तो वहीं से मैंने सर को इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए, तो वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपकी जो स्टडी हुई है पूरी लॉकडाउन में ही हुई है, मेनली स्टडी जो फाइनल स्टडी है, और इस समय सिचुएशन ये है कि ये लॉकडाउन फिर से लग सकता है। हुँ। लॉकडाउन में स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या डेडिकेशन, आपका डेडिकेशन क्या था कि आप पढ़ाई पे लगातार लगे रहे? क्योंकि लॉकडाउन में डिस्ट्रैक्ट होना आम बात हो गई थी उस समय। मेरी कोशिश ये रही थी कि देखिए मेरा तो वही रहता था कि 6 टू 8 आवर हमें पढ़ना है कहीं न कहीं। तो अगर आप सुबह उठते ही जैसे ही फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, अपना काम खत्म कर लेते हैं, जो भी है, आप स्टार्टिंग में ही ढाई 3 घंटे पढ़ लीजिए, सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले। तो उससे क्या है ना, ओवरऑल जो दिन पे बर्डन होता है कि आज 6 घंटे पढ़ना है, उनमें से अगर आप ढाई से 3 घंटे स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, तो बहुत रिलैक्स्ड अब डे जाने वाला है आगे का। अगर आप थोड़ी मक्कारी भी करते हैं, थोड़ा आप इतना ध्यान नहीं भी देते हैं, तो बात एक बार को चल जाती है। फिर थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा से पढ़ने बैठ जाइए। जैसे सुबह ये मैंने एक्चुअली मेरे लिए पर्सनली काफ़ी अच्छा रहा था। मैं जब भी उठता था सुबह, मतलब मेरा टाइम टेबल थोड़ा मेस्ड अप है। 9 बजे जब भी सो के उठे, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 12 साढ़े 12 तक पढ़े। 2 सिटिंग वहाँ पे डेढ़-डेढ़ घंटे की बनाती, 3 घंटा कवर। फिर नाश्ता-वाश्ता मतलब वही खाना वगैरह खा के सीधा सो जाते थे आराम से 2 घंटे के लिए। आराम से 5 बज जाते थे, 5 बजे चले गए घूमने के लिए, आ गए वहाँ से 7 बजे, फिर वहाँ पे पढ़ने बैठ गए। अब 7 बजे अगर पढ़ने बैठे हैं, 7 या 8 बजे अगर पढ़ने बैठे हैं, तो मान के चलिए कि रात को मैं कम से कम 4 घंटे तो कम से कम पढ़, वहाँ पे भी 2 से 3 सिटिंग, रात को थोड़ा शांति भी रहती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो डेढ़ से ज़्यादा घंटे की, 2 घंटे की, कभी-कभी 3 घंटे की एक साथ सिटिंग बन जाती थी। बट ढाई घंटे तो मान के चलिए कि बन जाता है। उसमें आपने 2 सिटिंग भी अगर 2-2 घंटे की दे दी, तो 4 घंटे ईज़िली खिंच जाते हैं। तो टाइम टेबल मेरा ये था नॉर्मली कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ लेता था। रात को मेरी लगभग पढ़ाई 2 बजे तक तो मैं पढ़ता ही पढ़ता था, ये मान के चलिए। कभी-कभी 3 भी बज जाते थे। तो मेन पढ़ाई मेरी 4 होती थी रात के टाइम, लेकिन सबसे पहले मैं सुबह उठ के पढ़ लेता था कि ठीक है, जो बीच का समय है मेरा, वो ज़्यादा बेकार ना जाए। बीच का समय मतलब मैं गिल्ट में ना बिता दूँ या फिर ये ना सोचता रहूँ कि बिल्कुल आज पढ़ा ही नहीं। सुबह एक बार पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ सकते हैं बीच में भी तो अच्छा रहेगा काफ़ी। आप अच्छे से अपने आप को पुश कर पाएँगे। बाकी टारगेट रखिए कि 6 से 8 घंटे कहीं न कहीं पढ़ें। तो सर एक टॉपिक रिवीजन का आता है, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट करते हैं, हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं पहला सब्जेक्ट। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ें आपने कैसे मेंटेन की?